जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12th फिजिक्स में यानी कक्षा 12वीं फिजिक्स में एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, उनको आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली आज का हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो बोर्ड एग्ज़ाम रिवीजन होगा, यानी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की बात यहाँ पे होगी। और बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स में एक नंबर के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न में, तो उसको बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये एक नंबर वाले प्रश्न का सेट फर्स्ट है। इसमें हम लोग बेसिकली 3-4 सेट करेंगे, यानी कहने का अर्थ ये कि जितने भी टाइप के प्रश्न एक नंबर वाले आते हैं बहुविकल्पी में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक दो दो सेट मतलब एक एक दो दो तीन तीन करके सेट के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक नंबर का फर्स्ट मतलब जो एक नंबर वाले प्रश्नों का ये सेट फर्स्ट है। और ये जो यहाँ पे हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे वो MCQ टाइप के प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको आप लोग बहुविकल्पी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो पहला नंबर आपको मैं बता दूं, μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/√में μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है C। ये फार्मूला होता है μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच। तो अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो सीधा सीधा बचेगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर हो जाएगा C²। तो दरअसल हमसे क्या कह रहा है कि इसका मात्रक बताइए। तो देखिए ये किसके बराबर है, ये C के बराबर है। C का मतलब इसको प्रकाश की चाल बोलते हैं, और चाल जो होता है उसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड। तो अगर मीटर/सेकंड का स्क्वायर कर देंगे हम तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा। तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, तो कैसे आया, उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आइए इसी तरह दूसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे धातु का मतलब आप इसको चालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर किसी चालक और अर्धचालक, अगर दो लोग की बात करें तो अगर इनके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या पूछा गया कि वृद्धि होती है। तो इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कह रहे दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक की घट जाती है, और धातु की घट जाती है, अर्धचालक की बढ़ जाती है। ये हमारा ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं, अगर चालक और अर्धचालक की बात करें तो अगर इन दोनों का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो जो चालक होता है इसकी चालकता कम होती है, और जो अर्धचालक होता है इसकी चालकता बढ़ती है। ये ध्यान देना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं ना धातु की चालकता क्या होती है, कम हो रही है, और अर्धचालक की चालकता बढ़ रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। उसी तरह तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे यह अधिक गर्म होता है, यह अधिक धारा नहीं लेता है, यह अधिक धारा नाप सके, यह मापी जाने वाली धारा में पेछड़ी परिवर्तन नहीं करता है। देखो इसमें ये कह रहा है कि एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे इन ऑप्शनों को हमें क्या करना है, चूज़ करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं एमीटर क्या होता है। एमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मेजरमेंट करता है। तो देखिए अगर एमीटर का प्रतिरोध जितना कम हम रखेंगे वो उतना अधिक से अधिक करंट को मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो तीसरा सही होगा, क्योंकि देखिए एमीटर का काम होता है धारा का मापना। अगर मान लीजिए एमीटर का प्रतिरोध हम ज़्यादा रख देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा नहीं माप पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका एमीटर का प्रतिरोध कम से कम रखना चाहिए। कम से कम रखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को क्या करेगा, नाप देगा। तो अब आइए इसी तरह हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। आपका ऑप्शन है कि एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, और एक अनावेशित कण द्वारा। तो ध्यान देना है कि जो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं वो एक त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। ये ध्यान देना है इसमें आपको। पाँचवें नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि प्लांक नियतांक की बीमा समान है, किसके समान होती है। तो पहला नंबर आपको बता दूं, प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मात्रक होता है। तो अगर मान लीजिए हम इसकी बीमा की बात करें तो यहाँ पे जूल यानी इसकी बीमा हो जाएगी mL²T-2, और यहाँ पे समय की बीमा हो जाएगी T। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा
एल स्क्वायर, टी पे -2 है और यहाँ पे 1 है तो घट जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें बल, तो देखिए बल की बीमा होती है ml टी -1, सॉरी यहाँ पे 1 ना होकर 2 होती है, ml-2 इंटू इधर हो जाएगा समय की बीमा t। तो देखिए अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ -2 है तो घट जाएगा तो ml-1। तो देखा जा रहा है यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगला नंबर अगर इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा बल की बीमा होती है ml-2 और दूरी की बीमा होती है l। तो यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ml² टी के पावर -2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे -1 है तो ये भी सही नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये बल की बीमा क्या होगी, तो बल की बीमा होती है ml-2, समय की बीमा हो जाएगी t, तो इसमें से घटाएंगे तो ml-1, तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दो ऑप्शन सेम लिख उठे हैं, कोई नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, बल की बीमा लिखेंगे ml-2, दूरी की बीमा हो जाएगी l और समय की बीमा हो जाएगी t। तो देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो l का गुणा करेंगे तो l² हो जाएगा और यहाँ पे t पे 1 घात है, यहाँ पे -2 घात है, घटा देंगे तो -1। तो कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो बीमा है वो प्लांक नियतांक की बीमा के क्या है, समान हो गई है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग इसी तरह छठवें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, मतलब चालकता क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जो अर्धचालक होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। तो अब अगर बात करें जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसकी चालकता कम होती है और जो अशुद्ध अर्धचालक होता है उसकी चालकता अधिक होती है। दरअसल शुद्ध अर्धचालक में जब हम किसी प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं तो वो उसकी चालकता बढ़ती है। तो अशुद्धि मिलाने से ही चालकता बढ़ती है और अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हो जाएगा कि चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला देते हैं तो क्या रहा कि उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने का अर्थ ये है कि उसमें ज़्यादा हाई करंट उसमें दौड़ना स्टार्ट कर देगी। अब आइए हम लोग बात करेंगे 7वें प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि सही तथ्य को चिन्हित कीजिए, यानी इसमें से कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है उसको बताना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। दूसरा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तीसरा है अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। फिर अगला है अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसमें चूज़ करते हैं कि कौन सा ऑप्शन। देखिए अमीटर की बात करेंगे तो अमीटर में प्रतिरोध कम होना चाहिए और वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो इसमें मैं अभी बताया कि ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। अगला दूसरे पे बात करते हैं तो इसमें कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ठीक लग रहा है। आइए दो और पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अभी मैंने बताया कि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। और इसमें अगला कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसके धारा मापी के प्रतिरोध से नहीं, ये भी सही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वही क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म है, यानी कहने का मतलब आपको इसमें यहाँ पे कपल में दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि किस कपल में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो जिसमें बराबर दिखेगा आपको उसी में ये समन्यूट्रॉनिक होंगे। तो चलिए ये देखते हैं, इसमें देखते हैं किस में बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 से 14 है और यहाँ पे 8 से 16 है, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे 8 है, इनके बीच का भी अंतर 8 है, यानी इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन। चलिए आगे में देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए 8 का अंतर है और इसमें 7 का अंतर है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें 8 का अंतर है और इसमें 9 का अंतर है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। इसमें देखिए इसमें 8 का अंतर दिख रहा है और इसमें 6 का अंतर दिख रहा है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। तो अंतर सेम दिख रहे हैं सिर्फ पहले वाले में, तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये सही होगा। इसमें ये दोनों युग्म जो हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी।
इसी तरह आइए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः v बराबर 100 साइन ओमेगा साइन 100t वोल्ट है तथा धारा जो है I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/2 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। तो कह रहा है कि परिपथ में व्यय शक्ति की गणना करें। तो देखिए, अगर बात करें कि परिपथ में व्यय शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है P बराबर, ये होता है V/RMS इंटू I/RMS और cos फाई। ये फार्मूला होता है विद्युत यानी शक्ति व्यय का। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर वोल्टता का समीकरण से देखेंगे तो V नॉट का मान यानी अधिकतम वोल्टता जो आएगा V नॉट का मान वो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, अधिकतम वोल्टता क्या हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर यहाँ पे धारा पे देखेंगे तो यहाँ पे I नॉट का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 100 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रक है वो मिली एम्पियर में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इन दोनों समीकरणों को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखा जा रहा है कि जो धारा है वो π/3 कालांतर क्या है, वोल्टता से अग्रगामी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें फाई का मान तो ये π/3 दिया हुआ है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो हमें कुल मिला के शक्ति व्यय बताना है। तो शक्ति व्यय के लिए फार्मूला है कि P बराबर V/RMS इंटू I/RMS इंटू cos फाई। तो यहाँ पे V/RMS I/RMS दिया नहीं, V नॉट I नॉट दिया है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, V/RMS को लिख सकता हूँ V नॉट अपॉन √2, I/RMS को लिख सकता हूँ I नॉट अपॉन √2 इंटू cos फाई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर V नॉट का मान दिया हुआ है 100 बटे √2 इंटू I नॉट का मान दिया, देखिए यहाँ पे मिली एम्पियर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और यहाँ पे इसका मतलब है 10⁻², घटा देंगे तो सीधा सीधा 10⁻⁻1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं I नॉट I नॉट का मान क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 बटे √2 इंटू cos फाई का मान रखेंगे π/2, सॉरी π/2 नहीं π/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा ये, और यहाँ 10⁻⁻1। तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 10⁻⁻1 बटे, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, अच्छा cos π/3 माने 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे 10⁻+2 है, यहाँ पे -1 है, तो घटेगा तो यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 10, तो 10 से करना 10 बटे 2 दूनिया 4, तो 10 में अब 4 का भाग करेंगे तो आएगा 2.5 वाट। तो जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसी तरह 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 प्रिज्मों का प्रिज्म कोण 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5 तथा 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः Δ1, Δ2 तथा Δ3 हो, तब कह रहे इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आइए पहले इसको करते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है अगर वो न्यूनतम है तो इसके लिए जो सूत्र है विचलन का वो है डेल्टा बराबर μ-1 फिर ब्रैकेट में इंटू a, जहाँ पे ये विचलन कोण है, ये अपवर्तनांक है और ये प्रिज्म कोण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे Δ1 निकालेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए, अगर म्यू की बात करेंगे तो म्यू का मान हो जाएगा 1.6 -1 इंटू थीटा का मतलब ए का मान दिया हुआ है 15, तो इसको यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 0.6 इंटू 15। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सीधा सीधा ये हो जाएगा 9। अब उसी तरह अगर हम बात करें Δ2 की, तो यहाँ पे म्यू की जगह रखेंगे 1.5 -1 इंटू ए का मान 15, तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 इंटू 1.5, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से फाइनली आएगा 7.5। उसी तरह अगर हम बात करें Δ3 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 -1 इंटू 15, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 0.4 गुणे 15, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली ये आपका आएगा 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो Δ1 है ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा Δ2 है, फिर इससे छोटा Δ3 है। अर्थात कहने का मतलब Δ1 जो है ये बड़ा है Δ2 से, और Δ2 जो है वो बड़ा है Δ3 से। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ये
पहला है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे 11वें प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। इसमें ऑप्शन है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू मीटर। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं, अगर विद्युत फ्लक्स के सूत्र की बात करें तो इसका विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ से अगर इसके मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू इंटू ए। तो यहाँ से एफ की जगह आपका हो जाएगा न्यूटन बटे क्यू आवेश गुलाम इंटू ये एरिया होता है, एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर लिखना चाहें तो एक मात्रक तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे गुलाम। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा है। तो जब ऑप्शन नहीं मैच हो रहा तो फिर क्या करें हम इसमें, तो कोई नहीं, आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जाएगा न्यूटन, अच्छा इस मीटर 2 है तो इसको एक यहाँ दे देंगे, तो ये जाएगा न्यूटन मीटर बटे गुलाम इंटू मीटर। अब देखिए न्यूटन इंटू मीटर जो होता है ना, सॉरी हाँ न्यूटन यानी बल गुणे विस्थापन, ये होता है कार्य। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इतने की जगह कार्य यानी W लिख सकता हूँ बटे C इंटू एम। अब देखिए W बटे C, ये जो होता है W बटे C, ये दरअसल V है। आपने विभवांतर पढ़ा होगा, विभवांतर बराबर होता है W बटे Q दरअसल होता है। तो यहाँ पे Q का मतलब कुलाम है, और ये सॉरी यहाँ पे C का मतलब कुलाम है, और Q जो है कुलाम मतलब आवेश का मात्रक कुलाम है। तो इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली हम अगर बात करें तो इतने, अगर इसको मैं सपोज दैट इसको अगर मैं Q ही मानूँ, चलिए इसको Q अगर मान लेता हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा, यानी बोल्ट के बराबर होगा। तो बोल्ट और यहाँ पे एक मीटर बचा है, तो इसका मात्रक बनेगा बोल्ट इंटू मीटर। ये कैसे आया समझ में आया, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। देखिए कैसे हमने किया है, पहला नंबर हम जानते हैं फाई बराबर होता है ई ए। अब यहाँ पे ई का मतलब होता है एफ अपॉन क्यू इंटू ए। तो देखिए अगर यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकता हूँ। अगर लंबाई को मैं इधर दे दूंगा बल में, तो बल गुणे लंबाई या विस्थापन लिख सकते हैं, जो कि होता है कार्य। तो W अपॉन क्यू, और W अपॉन क्यू जो होता है दरअसल ये V के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने इतने की जगह V लिख दिया, इंटू में इसका मीटर बचा था उसको लिख दिया, और इसकी V जो होता है वोल्टेज है, तो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, और मीटर बचा था तो मीटर लिख दिया। तो जो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक होते हैं। तो देखिए यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है एन, एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, होल्स की संख्या कम होती है। जबकि पी टाइप अर्धचालक की बात करें तो उसमें होल की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो एन मतलब निगेटिव, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव नेचर होता है। तो कह रहा है एन टाइप अर्धचालक होता है, तो इसमें ऑप्शन है ऋणावेशित, धनावेशित, विद्युत उदासीन, नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका ऑप्शन पहला है ये सही हो जाएगा। तो एन टाइप अर्धचालक जो होता है ऋणावेशित होता है, या फिर आप इसको ट्रिक से भी समझ सकते हैं, एन का मतलब निगेटिव, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव नेचर रखता है, और पी माने पॉजिटिव। तो पी टाइप अर्धचालक जो होते हैं उसमें वो धनावेशित होते हैं। तो पी टाइप पूछा होता है धनावेशित बोलते हैं, लेकिन हमसे एन टाइप पूछा है। अगला नंबर है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, उसमें जब श्वेत प्रकाश अर्थात जो सूर्य से प्रकाश आता है, जब उसके अंदर एंट्री करता है तो बेसिकली वो 7 रंगों में टूट जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा प्रकाश मतलब प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो कम विचलित होता है, यानी उसमें फैलता कम है। तो देखिए अगर बात करें अधिक फैलने की तो सबसे अधिक बैगनी फैलता है, और अगर बात करें सबसे कम फैलने की तो वो लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। लाल का विचलन क्या होता है, कम होता है। अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे 14वें प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है पहला दूसरा दोनों, नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं कि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ध्यान देना है। अगला नंबर 15वें प्रश्न पे बात करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कह रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो ध्यान देना, 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है, अर्थात एक अचालक की तरह कार्य करता है। अगर अर्धचालक का टेम्परेचर 0 केल्विन कर देंगे तो वो एज अ
इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, अर्थात अचालक या इसी को आप विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में मैंने 15 प्रश्नों पे बात किया, जो कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे। और ये जो मैंने जितने भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। लगभग हमने क्या किया, 5 से 6 साल के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों पे बात किए हैं। उम्मीद करूँगा सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में, अर्थात अगले सेट जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे। तो अब थैंक यू वेरी मच।